गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राज क्लासेस। आज हम वैल्यूज एथिक्स के पहले चैप्टर के 5वें लेक्चर यानी वैल्यूज को हमने पिछले 4 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करी है। बहुत सी चीजें हमने वहां सीखी, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट वैल्यू के चैप्टर का कवर करते हैं। यहां तक हमने कल पढ़ा था कि रोल ऑफ फैमिली इन वैल्यू इनकलकेशन। तो हमने टेक्निक्स देखी थी, स्ट्रेंथ देखी थी और वीकनेसेस देखी थी। आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वैल्यू इनकलकेशन में कैसे रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इनकी टेक्निक्स क्या है। अगर कोई स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वो वैल्यू इनकलकेशन के लिए कौन कौन से टूल अपनाता है, फॉलो करता है, यानी किन किन टूल्स की मदद से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी बच्चे में वैल्यूज का इनकलकेशन करता है। तो सबसे पहला करिकुलम। करिकुलम में आपने देखा होगा बाल रामायण, बाल महाभारत। बाल रामायण और बाल महाभारत को करिकुलम में शामिल करने के पीछे क्या मतलब है, क्या सेंस है, क्या उद्देश्य है? ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों के अंदर दयालुता, राम की मर्यादा, कृष्ण की चातुर्य, इस तरह की वैल्यूज बच्चों में सीखें, बच्चे पढ़ें, जाने, अवेयर हों। तो करिकुलम का हिस्सा ऐसे मतलब करिकुलम के हिस्सा बनाकर वैल्यूज का इनकलकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करता है। फिर दूसरी बात, वो डिसिप्लिन पे ध्यान देता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बताएंगे आपको कि पंक्चुअलिटी की क्या वैल्यू है, रिस्पेक्टिंग टीचर्स की क्या वैल्यू है, कोऑपरेशन की क्या वैल्यू है, क्लास में टाइम से आने की क्या वैल्यू है, क्लास में किताब खोल कर बैठने की क्या वैल्यू है, सही टाइम पे एग्जाम लिखने की क्या वैल्यू है। तो डिसिप्लिन के थ्रू वो वैल्यू आप में इनकलकेट करते हैं। फिर कम्युनिटी वर्क के तौर पर कोऑपरेशन की भावना, सहयोग की भावना, हेल्पिंग नेचर, इस तरह की बातें कि बच्चों को ले जाया जाता है कि आज इस मोहल्ले की सफाई करनी है, आज पेड़ लगाने हैं, मतलब जो भी कम्युनिटी लेवल पर काम बच्चों से करवाए जाते हैं उसके थ्रू डिफरेंट वैल्यूज सिखाने की कोशिश करी जाती है। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन, आप जब स्कूल का हिस्सा होते हो, किसी स्कूल में पढ़ रहे होते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होते हो, तो ऑब्जर्व करते हो डिफरेंट टाइप के वैल्यूज के लोगों को, डिफरेंट टाइप के टीचर्स को। तो डिफरेंट टाइप्स के लोग वैल्यूज को आप देख कर सीखते हो। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा सेकुलर है तो आप सेकुलर की मतलब बात सीख लोगे। बहुत कोई तिलकधारी है तो आप तिलक लगाना सीख सकते हो। कोई टोपी पहनता है तो टोपी लगाने को अच्छा समझ सकते हो। तो आप ऑब्जर्वेशन से भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चीज सीख सकते हो। पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन फील्ड में, क्योंकि एजुकेशन के मामले में लोग हम उम्र होते हैं तो एक दूसरे की वैल्यू से अफेक्टेड होते हैं। ज्यादातर आपने केस में देखा होगा कि दोस्तों की जो मंडली होती है, या तो किसी दोस्त की मंडली में सब वेजिटेरियन होंगे या किसी दोस्त की मंडली में सब शराबी होंगे, और कुछ दोस्तों की मंडली होती है अच्छों की, कुछ दोस्तों की मंडली होती है खराब होगी। तो खराब लोग एक मित्र मंडली बनाते हैं, सही लोग एक तरह की मित्र मंडली बनाते हैं। आपको अच्छा अनुभव रहा होगा इस मामले में। टीचर्स रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। ज्यादातर स्कूल्स में बच्चों के लिए टीचर्स रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। वहां से टीचर से बहुत सी चीजें सीखते हैं। तो टीचर्स रोल मॉडल की तरह काम करता है। और डायलेक्टिक्स, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू वो स्कूल सिखाता है बहुत सी चीजें। अगर मान लो तुम होमवर्क करके नहीं लाए तो होमवर्क की वैल्यू सिखाएगा, कैसे मुर्गा बना के। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात, अगर अच्छा नंबर लाए हो तो रिवार्ड ट्रॉफी दी जाती है स्कूल्स में, देखा होगा आपने। फिर टीचिंग टूल्स में बहुत से तरह से टीचिंग कराई जाती है। टीचिंग के कई रास्ते होते हैं, कई वे ऑफ टीचिंग होते हैं, वो वैल्यू इनकलकेशन में काम आते हैं। विजिटिंग एंड आउटिंग, मतलब ले गए, किसी मंदिर ले जाते हैं, कभी मस्जिद ले जाते हैं, कभी महल में ले जाते हैं, तो वहाँ वैल्यूज सिखाई जाती है। मान लो किसी बड़े राजा वीर शिवाजी के महल में ले गए, उनकी गाथा पढ़ाई जाएगी, उनकी वीरता की वैल्यू उनको सिखाई जाएगी। इस तरह की बातें विजिटिंग और आउटिंग से भी सीख सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि इतने तरीकों से स्कूल जो है वैल्यू इनकलकेशन बच्चों में कर सकता है। अब चलते हैं कि क्या इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब वैल्यू इनकलकेशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या स्ट्रेंथ है। तो बोलते हैं कि फर्स्ट प्लेस फॉर फॉर्मल सोशलाइजेशन, मतलब फर्स्ट प्लेस ऑफ इनफॉर्मल सोशलाइजेशन क्या था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था फैमिली। तो फैमिली में इनफॉर्मली बच्चा सबसे पहले वैल्यू सीखने की कोशिश करता है।
और मोर इफेक्टिव होता है फैमिली की कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें अथॉरिटी और कंट्रोल की सीधी बात होती है। अगर आप स्कूल एक दिन नहीं आए तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, आपके घर खबर पहुंचाई जा सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रोल मॉडल्स होती है, क्योंकि फैमिली में मेनी टाइम्स रोल मॉडल मिल पाना मुश्किल होता है, लेकिन स्कूल में डिफरेंट टीचर्स होते हैं तो रोल मॉडल की अवेलेबिलिटी होती है, तो वो इसलिए ये वैल्यू इनकलकेशन में ज्यादा इफेक्टिव है। और दूसरी बात है कि फैमिली के बाद आदमी अगर ठीक ठाक पढ़ाई करता है तो फैमिली के बाद सबसे ज्यादा टाइम वो कहाँ देता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। आप अगर ग्रेजुएशन कर गए हो, मतलब 12 साल, 12 6 18 4 20 साल के उम्र में लगभग 6 साल आपने पढ़ाई, 14 साल पढ़ाई करी है, तो 14 साल की पढ़ाई में आपका ज्यादातर टाइम फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही गुजरता है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। जिसकी भी स्ट्रेंथ होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि अब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया है। तो कुछ देशों में, दुनिया में ये देखा जा रहा है कि एजुकेशन को पॉलिटिक्स, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स अपने हिसाब से करिकुलम को बदलती है। कभी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के कम्युनिटी के लीडर्स को हटा देगी सिलेबस से, किसी पर्टिकुलर पीरियड को हटा देगी इस्लाम के नाम पे या कम्युनिज्म के नाम पे, या सिलेबस रेटिफिकेशन या रेमिफिकेशन के नाम पे, रेशनलाइजेशन के नाम पे। तो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के मामलों को हटा देगी, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कल्चर के कल्चरल एस्पेक्ट को करिकुलम में शामिल करेगी। तो ये अब आजकल क्या होने लगा है कि एजुकेशन अब एक तटस्थ न्यूट्रल इंस्टीट्यूट नहीं रहा वैल्यू इनकलकेशन का, इसमें पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। मतलब अब अफेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड हो गई है, इन्फेक्टेड हो गई है, इन्फेक्टेड हो गई है। कहीं की भी एजुकेशन हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर में कहीं की भी एजुकेशन हो, हर जगह पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ है। नेचर ऑफ एजुकेशन डिपेंड करती है कि किस तरह की वैल्यू इनकलकेशन देगा। अगर कोई ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का, पाकिस्तान में मान लो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, वहां की एजुकेशन सिस्टम अलग होगी और जापान की एजुकेशन सिस्टम अलग होगी। तो नेचर ऑफ एजुकेशन मैनी टाइम्स अफेक्ट करती है वैल्यू इनकलकेशन को, क्योंकि बच्चा देश में ही रहेगा। पाकिस्तान का बच्चा जापान में जाके तो पढ़ नहीं सकता हर एक, तो मेजोरिटी कहाँ पढ़ेगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ही फ्रॉड है, उसमें वैल्यू इनकलकेशन की जगह ऑर्थोडॉक्स से पढ़ाई जा रही है। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया में अगर मान लो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोडॉक्स ही पढ़ेंगे, जो राजा पढ़वाएगा वही पढ़ सकते हैं, उनके पास कोई विकल्प है ही नहीं। 1 2 4 के साथ भी बाहर निकल जाए पढ़ ले, वो बात अलग है। लेकिन नेचर ऑफ एजुकेशन मैनी टाइम्स ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, और ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन सिस्टम में आप रैशनल लिबरल वैल्यूज नहीं सीख सकते। तो नेचर ऑफ एजुकेशन भी एक लिमिटेशन है। रोड लर्निंग पे आजकल बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। रोड लर्निंग मतलब रटने पे, IAS बनना है, हिस्ट्री रट लो, पॉलिटी रट लो, इकोनॉमी रट लो, GS रट लो, ऐसे रट लो, एवरीथिंग रट लो, ऑप्शनल रट लो, नंबर ले आओ, पास हो जाओ। ये एक ट्रेंड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने चीजों को समझने की बजाय, उनके महत्व को जानने की बजाय। टॉलरेंस वो बच्चे पढ़ते हैं, टॉलरेंस का यूज करके वो अच्छा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जिंदगी में टॉलरेंस को उतार कर अच्छा जीवन नहीं बना सकते, ना अपना और ना सोसाइटी का। तो ये क्यों होता है? क्योंकि टीचिंग जो है, रोट लर्निंग एग्जाम पास करने का साधन मात्र रह गया है। उस केस में अपने पास और कोई विकल्प नहीं होता। तो रोट लर्निंग एजुकेशन की एक बड़ी दिक्कत है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मैटर करती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है। प्राइमरी स्कूल ऑफ इंडिया देखे होंगे आपने, प्राइमरी स्कूल्स में क्या है, कहीं बच्चे नहीं है तो कहीं टीचर नहीं है, कहीं टीचर है तो कहीं मेड नहीं है, कहीं मेड है तो खाना नहीं है, कहीं खाना है तो सड़ा हुआ है, कहीं सड़ा हुआ खाना नहीं है तो पानी नहीं है, टंकी नहीं है, वॉशरूम नहीं है। एजुकेशन क्वालिटी की तब आएगी जब सारी बेसिक एमिनिटीज हो, अच्छा पीपल टीचर रेशियो हो, अच्छा करिकुलम हो, अच्छा स्टैंडर्ड डेफिनेशन, सब सारी चीजें प्रॉपरली अवेल कराई जाए, तब एक एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी का होता है। तो क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम आपके इंडिया में खासकर गवर्नमेंट प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स में नहीं है, या गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है इंटर लेवल तक। तो एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, मान लो मोस्ट ऑफ द पुअर पॉपुलेशन जो BPL है या APL भी है, तो क्वालिटी एजुकेशन तक हासिल नहीं कर पाती। अब वो सारे लोग तो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई नहीं जा सकते, सारे लोग तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में DPS में नहीं पढ़ाए जा सकते। केंद्रीय विद्यालय में कितने लोग पढ़ते हैं? 2-4% लोग इंडिया के लोग पढ़ते हैं, बाकी लोग कहाँ पढ़ते हैं?
बाकी लोग पढ़ते हुए गाँवों में, तो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस कितनों की है? मियरली 1-2% लोगों की। तो अगर आप डीपीएस जैसे, जेएनवी जैसे, केंद्रीय विद्यालय जैसे विद्यालयों में, स्कूल्स में पढ़ रहे हो, तो आप टॉप 1-2% में शामिल हो। तो ये एक दिक्कत थी, लिमिटेशन ये थी। हमने 3 चीजें समझी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ करिकुलम, मतलब इसकी टेक्निक्स क्या थी, फिर हमने इसकी लिमिटेड स्ट्रेंथ समझी, फिर इसकी लिमिटेशन समझी। अब आप अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख सकते हो ऑन द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन वैल्यू इनकलकेशन, क्योंकि आपको 3 हेडिंग्स में कई पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ सोसाइटी। तो रोल ऑफ सोसाइटी में देखेंगे कि रोल ऑफ सोसाइटी में क्या क्या टूल्स हैं, सोसाइटी किन किन टूल्स का सहारा लेती है जब किसी को वैल्यू इनकलकेट करना है उसको, सदस्य को। तो रिलीजन मेजर टूल है वैल्यू इनकलकेशन का। तो हमें गीता ही तो पढ़ाती है सारी चीजें, मतलब जितनी भी अच्छी बातें हैं रामायण से, गीता से ही तो हम सीखते हैं, कुरान से सीखते हैं इस्लाम के लोग, क्रिश्चियन लोग बाइबल से सीखते हैं, सिख लोग जितनी भी अच्छी बातें हैं सब धर्म, अपने धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब से सीखते हैं। तो जितनी भी अच्छी बातें हैं, जैसे दान की बात है, तो दान की बात कहाँ पे ज्यादा मिलती है? दान की बात मिलेगी आपको सिखिज्म में। ब्रदरहुड की बात ज्यादा कहाँ मिलेगी? इस्लाम में। हिंदुइज्म में क्या मिलेगा? टॉलरेंस, सहिष्णुता। तो रिलीजियस बुक्स में, रिलीजियस कर्म करो, ड्यूटी, डियोंटोलॉजिकल बात गीता में मिलेगी। और मर्यादा का पालन करना है, अपनी लिमिटेशंस को याद में ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है, मर्यादा, ये रामायण में मिलेगी। तो ऐसी वैल्यूज कहाँ से सीखे हमने? रिलीजन से। अपने अपने रीजन से अपनी अपनी कम्युनिटी के लोग अपनी अपनी तरह की वैल्यू सीखते हैं। लोकल कम्युनिटी सिखाती है बहुत सी बातें, हर कम्युनिटी का, लोकल कम्युनिटी का वैल्यू सिस्टम अलग होता है। हरियाणा की लोकल कम्युनिटी का वैल्यू सिस्टम, अब तमिलनाडु की लोकल कम्युनिटी के वैल्यू सिस्टम से अलग होगा, पंजाब की वैल्यू सिस्टम से अलग होगा, बंगाल की वैल्यू सिस्टम से अलग होगा। तो लोकल कम्युनिटी लेवल पर जो कम्युनिटी होती है वो अपनी तरह की वैल्यूज इनकलकेट करती है। लीडरशिप, सोसाइटी में लीडरशिप बहुत अच्छा रोल प्ले करती है कि कोई किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में किस तरह के लीडर्स हुए, उन्होंने किस तरह के वैल्यूज का प्रमोशन किया सोसाइटी में, उसका लार्ज इंपैक्ट देखा जाता है। जैसे भारत में अधिकांश लोग ये मान के चलते हैं कि अहिंसात्मक विद्रोह, अहिंसात्मक प्रतिरोध करना चाहिए, नॉन वायलेंट रिबेल करना चाहिए, नॉन वायलेंट एजिटेशन करना चाहिए। तो ये कहाँ से आया? हमारे लीडर गांधी जैसे, अंबेडकर साहब जैसे, इन लोगों से हमने सीखा कि अहिंसात्मक नॉन वायलेंट मूवमेंट करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में आए दिन बम फूटते हैं, तो उनके लीडर्स ने ऐसा उनको सिखाया है कि सब कुछ हिंसा से ही हासिल हो सकता है, क्योंकि उस देश की नींव ही हिंसा से बनी हुई है। तो जिस देश के लीडर्स ने हिंसा को जायज ठहराया हो, उसकी जनरेशन क्या सीखेंगी? वही चीज जो उनको, अब IAS जहां जिस कंट्री में होगा, उनके बाद उनकी जनरेशन जो पैदा होंगी, उन्हें लगेगा कि हमारा हक मारा गया तो हम कैसे पाएंगे? बंदूक के दम पर। और भारत में अगर किसी का हक मारा गया तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, खुद परेशान करेंगे, खुद बैठेंगे पानी। साल भर किसान बैठे आंदोलन किया, उनके हित थे, इंटरेस्ट थे, लेकिन उन्होंने वायलेंट नहीं हुए, उन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट किया और साल भर तक किया और अपनी बात सरकार से मनवा ली। तो ये भारत में, भारतीय समाज में वैल्यू कहां से आई? उसके लीडरशिप से आई। लीडरशिप कौन है? महात्मा गांधी, अंबेडकर जैसे, नेहरू जैसे लोग। ठीक है। सिविल सोसाइटी, पर्टिकुलर हर सोसाइटी की सिविल सोसाइटी होती है और सिविल सोसाइटी किसी न किसी तरह की वैल्यू को प्रमोट करती है। जैसे अमेरिका की सिविल सोसाइटी क्या प्रमोट कर रही है? LGBTQI, ये है। लेकिन पाकिस्तान में ये सिविल सोसाइटी ये काम नहीं करेगी। भारत में भी अभी कोई सिविल सोसाइटी स्पेसिफिकली इसके लिए सामने नहीं आ रही है खुलकर। LG कम्युनिटी के लोग ही आपस में सिविल सोसाइटी बनाए हुए हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी का मतलब सिर्फ कलेक्टिव इंटरेस्ट से नहीं होता, सेल्फ इंटरेस्ट से नहीं होता। सिविल सोसाइटी का मतलब होता है सोशल इंटरेस्ट के लिए प्रतिरोध करना। अगर LGBT कम्युनिटी के लोग ही खुद के अधिकारों की बात करें तो ये सिविल सोसाइटी का काम नहीं है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप के लोग हैं, सेल्फ इंटरेस्ट हैं, सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं ये लोग। तो सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप होने में और सिविल सोसाइटी होने में अंतर है। तो जो सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं। जैसे LGBTQI के लोग हुए, LGBTQIA, ये इस कम्युनिटी के जितने लोग हैं, अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं तो ये सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप हो गया। लेकिन अगर मीडिया कर्मी है,
मीडिया कर्मियों का एक कलेक्शन है, ग्रुप है, और वो आवाज उठा रहा है कि एलजीबीटीक्यूआईए को राइट्स मिलने चाहिए, तब ये इस केस में सिविल सोसाइटी बन जाएगा। लेकिन ये आपस में अभी क्या है, सोशल इंटरेस्ट ग्रुप, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप से, सॉरी। तो सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप में और सिविल सोसाइटी में अंतर समझ में आया। सिविल सोसाइटी जनरल पब्लिक गुड के लिए काम करती है, जबकि सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप अपने पर्टिकुलर ग्रुप के या कम्युनिटी के लोगों की भलाई के लिए काम करता है। तो सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान में जितनी भी सिविल सोसाइटी है वो क्या है, रिलीजियस ओरिएंटेड है। पाकिस्तान में रिलीजियस ओरिएंटेड सिविल सोसाइटी ज्यादा है, भारत में भी है लेकिन उतनी डोमिनेंट नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। अमेरिका में जो सिविल सोसाइटीज का काम होता है वो ज्यादा लिबरल है, ज्यादा कम्युनिटी ओरिएंटेड है, ज्यादा नेचर ओरिएंटेड है। नर्मदा आंदोलन क्या था, नर्मदा आंदोलन सिविल सोसाइटी का आंदोलन था। चिपकू आंदोलन था, वो सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा सिविल सोसाइटी का काम था। अन्ना आंदोलन का काम था, ये सिविल सोसाइटी का काम था। जो निर्भया के केस में मूवमेंट हुआ था वो किस लिए था, वो सिविल सोसाइटी का मूवमेंट था। तो समझ में आ रहा है ना, सेल्फ इंटरेस्ट, जो किसान आंदोलन हुआ वो सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप था, वो सिविल सोसाइटी नहीं मानी जा सकती। क्यों, क्योंकि किसानों ने जो मूवमेंट किया वो किसानों के लिए किया, किसानों के पर्टिकुलर ग्रुप के लिए किया, सबके लिए नहीं किया। लेकिन अगर कोई जलवायु चेंज, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक मूवमेंट क्रिएट करता है कि क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री को कम करो, कर्व करो, एनवायरमेंटल रूल रेगुलेशंस को मजबूत करो, लाइसेंस की शर्तों को थोड़ा मजबूत करो, पीआईएल में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं दूसरे समूहों के हितों के लिए, वो भी सब सिविल सोसाइटी का हिस्सा होता है। मीडिया सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन मीडिया अलग भी एक रोल प्ले करता है कि जिस देश की जैसी मीडिया होती है वहां उस तरह की वैल्यू इनकलकेट होती है। पाकिस्तानी मीडिया धर्म और राष्ट्रवाद से प्रभावित है, जो भारत की भी उसी राह पर निकल चुकी है। अमेरिका जैसे देशों की मीडिया फ्री है और राष्ट्रपति तक की आलोचना कर सकती है, तो वहां लिबर्टी, फ्रीडम, एक्सप्रेशन जैसी वैल्यूज प्रमोट होंगी। हमारे यहाँ राम, धर्म, भगवान, ये सही 56 इंच का सीना, ऐसी सब बकवास शुरू हमारे यहाँ होती है। तो ये क्यों होती है, तो हमारा वैल्यू सिस्टम हमारी मीडिया प्रमोट करती है। ठीक है, इकोनॉमी किसी देश की, किसी सोसाइटी की, उसके वैल्यू इनकलकेशन में बहुत रोल प्ले करती है। जहाँ गरीबी, भुखमरी हो, वहाँ ऑनेस्टी जैसी वैल्यूज क्रिएट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हर आदमी गरीब जो होगा वो किसी भी तरह अपना पेट पूजा करने के लिए चोरी, डकैती, मांस कुछ भी करेगा। तो ऑनेस्टी, टॉलरेंस, इस तरह की बातें नहीं होंगी। गरीब समाजों में हिंसा, चोरी, चक्कारी, ये सब चीज़ें बहुत पॉपुलर हो जाती हैं। तो अमीर देशों में एक चोरियां कम होती हैं, गरीब देशों में हिंसाएं और चोरियां ज़्यादा होती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ उनकी लोगों की मजबूरी होती है। क्राइम रेट गरीब देशों में ज़्यादा होता है, खासकर सोशल क्राइम रेट। ठीक है, पॉलिटिक्स किसी देश की वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करता है। जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया देख सकते हैं, इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम में नॉन वायलेंस, कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट चलते हैं। बहुत से आंदोलन हमने आपको दिखाए, समझाए। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने दावे करती है, लेकिन उनका जो आधार है, ज़्यादातर पार्टी, आजकल आप चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर पार्टीज क्या कर रही हैं, रियल मुद्दों पे बात कर रही हैं, एक दो पार्टी को छोड़कर। तो जैसी पॉलिटिकल जो अपना डोमेन होता है वो किस तरह की वैल्यूज को प्रमोट करता है। भाई भतीजावाद कोई पार्टी डोमिनेंस नहीं बोल सकती कि भाई भतीजावाद का पालन हो, सब चाहते हैं कि विकास हो। सेकुलरिज्म की जो बात है वो पॉलिटिक्स पार्टी ही तो चलाती हैं कि सेकुलरिज्म की वैल्यू का इनकलकेशन तो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में ज्यादा होता है, क्योंकि जिस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप भाषणों में अपनी बातें कहती है, जनता भी उसी बातों को मान लेती है, क्योंकि वो सोसाइटी के लीडर्स हैं। ट्रेडिशंस एंड कस्टम भी सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम है। जिस तरह का ट्रेडिशन किसी सोसाइटी में होगा उसका वैल्यू सिस्टम भी वैसा ही होगा। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का ट्रेडिशन ऑर्थोडॉक्स होगा तो उसमें आने वाली जनरेशंस भी ऑर्थोडॉक्स ही सीखेंगी। इस केस में एक लिबरल सोसाइटी है तो लिबरल ओरिएंटेशन होगा, तो लिबरल ट्रेडिशन वाली सोसाइटी में लिबरलिज्म और एक्सपेंड होगा। तो हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज में लिबरलिज्म ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ ओपन मैरिज जैसा कंसेप्ट, एलजीबीटीक्यूआई जैसे सब वहाँ सब रिस्पेक्टेड है। बहुत से देशों में एलजीबीटीक्यूआई मतलब गे मैरिज वैलिड हो चुकी है, लेस्बियन मैरिज वैलिड हो चुकी है। इंडिया में हम इस बात पर, इस मुद्दे पर नहीं पहुंच सके। हमने अभी 1 साल पहले 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि एलजीबीटीक्यूआई होना गलत नहीं है, लेकिन हम कानून नहीं बना सकते, क्योंकि कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है।
तो अभी इंडिया में LGBTQI लोग शादी नहीं कर सकते कानूनन, मतलब कानूनन वो रजिस्टर नहीं कर सकते खुद को। लेकिन ऐसा मतलब इंडिया में अभी ये नहीं है कि LGBTQ हो नहीं सकते, LGBTQ हो सकते हो, जिंदगी जी सकते हो, अपने लेवल पर शादी कर भी सकते हो, लेकिन कानूनी मान्यता आपको नहीं मिलेगी। तो अभी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, लेकिन कानूनी मान्यता देने में भी टाइम लगेगा। हो सकता है 50 साल लगे, 100 साल लगे। लेकिन बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज में गे और लेस्बियन मैरिजेस को मतलब लीगल सैंक्शन मिल चुका है। तो आपने देखा कि कितने तरह से सोसाइटी जो है वैल्यू इनकलकेट कर सकती है अपने मेंबर्स में। अब समझते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ यह है कि भाई ज्यादातर वैल्यू सोशल इन्फ्लुएंस से आती हैं। घर में, गांव में क्या चल रहा है, चाचा जी क्या कर रहे हैं, ताऊ जी क्या कर रहे हैं, मोहल्ले में क्या हो रहा है, जाति के लोग क्या कर रहे हैं, अपने धर्म के लोग क्या कर रहे हैं, तो उस इन्फ्लुएंस के अंडर आदमी वैल्यू सीख लेता है। आपने वैल्यू सीखी कि पिताजी के चरण छूने हैं, ये वैल्यू कहां से आई? आपकी सोसाइटी से ही आई होगी, तो सोशल इन्फ्लुएंस रहा होगा। आपको लगा कि इंडोगेमी यानी अपनी जाति में ही विवाह करना अच्छी बात है, तो ये बात कहां से आया होगा? सोशल इन्फ्लुएंस से आया होगा। आपको लगा होगा कि वेजिटेरियनिज्म होना ज्यादा बेहतर है, तो कहां से आया होगा? फैमिली या सोशल इन्फ्लुएंस से आया होगा। तो सोशल वैल्यू से, मतलब सोशल इन्फ्लुएंस से आप बहुत सी वैल्यू सीखते हैं। ऐसे स्टेबिलिटी एंड हार्मनी, जब वैल्यू इनकलकेशन सोसाइटी करती है तो इसी के जरिए स्टेबिलिटी एंड हार्मनी लाई जा सकती है। अगर सोसाइटी वैल्यू इनकलकेट करती है तो सोसाइटी में डाइवर्सिटी होती है, एक सोसाइटी में कई तरह के लोग रहते हैं, तो नई नई तरह की वैल्यूज का प्रमोशन होता है। इन्फोर्समेंट कर सकती है सोसाइटी, वेरियस टूल्स अपनाती है, सैंक्शंस और रिवार्ड आपने देखा होगा। जैसे हरियाणा के समाज में ऐसा होता है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज कोई कर ले तो उसको उल्टा लटका दिया जाता है, यानी इंडोगेमी को वहां बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो इंडोगेमी में वैल्यू को करने के लिए इन्फोर्समेंट कर सकती है सोसाइटी सैंक्शंस के थ्रू। ऐसे ही क्रेडिबिलिटी होती है, आप जिस सोसाइटी में रहते हो सोसाइटी की मान्यता को ठीक समझते हो, ठीक मानते हो। एक अमेरिकन कैंडिडेट अमेरिका में रह रहा है, वो वहां अमेरिका की वैल्यू सिस्टम को अच्छा मानेगा, सही मानेगा, फॉलो करेगा। एक इंडियन आदमी इंडियन वैल्यूज, इंडियन सिस्टम को मानेगा, सही मानेगा और उसको प्रमोट करेगा। एक पाकिस्तानी आदमी पाकिस्तान की वैल्यू सिस्टम को फॉलो करेगा, मानेगा और प्रमोट करेगा। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया का आदमी, अब वो अमेरिका का आदमी इंडिया के किसी गांव में आ जाए और समझने लगे कि अनटचेबिलिटी क्या है तो परेशान हो जाएगा, घूंघट क्या है परेशान हो जाएगा, महिला घर में बंद क्यों रहती है दिन भर परेशान हो जाएगा, महिला बाद में खाना क्यों खाती है बात सुनकर उसे अचंबा आ जाएगा, चक्कर खा जाएगा। तो ऐसी बातें अपनी सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी होती है, दूसरी सोसाइटी में जाके वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हर सोसाइटी की अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है और वो उस सोसाइटी के उसके मेंबर्स पर एक प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि सोसाइटी क्रेडिबल मानी जाती है उसके मेंबर्स के थ्रू और मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बूमरैंग इफेक्ट, हेट्रोजेनिटी, करप्शन, मिसडायरेक्टेड और ऑर्थोडॉक्सी। तो ये दिक्कतें हैं कि हेट्रोजेनिटी हो सकती है, एक सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज के लोग रह सकते हैं। अब किस वैल्यू को प्रमोट करें और किस वैल्यू को नहीं प्रमोट करें, ये बड़ा कंफ्यूजन का मामला है। ये टसल को जन्म दे सकता है, तो ये हेट्रोजेनिटी की वजह से टसल को जन्म दे सकता है, कन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। करप्शन, सोसाइटी में किसी वैल्यू को प्रमोट करने के पीछे का इंटेंशन क्या है? तो इंडिया में कास्ट सिस्टम को प्रमोट किया गया तो इसके पीछे करप्ट मोटिव थे, तो करप्ट किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करने के पीछे कहीं करप्ट मोटिव तो नहीं है, ऐसा भी तो सोसाइटी ही प्रमोट करती है। ऐसे ही मिसडायरेक्टेड होता है, करप्शन से रिलेटेड होता है मिसडायरेक्टेड। कुछ लोग कभी किताब पढ़ ना पाए, वेद पढ़ ना पाए, इसलिए शूद्रों को मतलब बाहर कर दिया गया कि आप पढ़ ही नहीं सकते, आपका काम है सेवा करो। ये वैल्यू सिस्टम क्यों लाया गया? मिसडायरेक्ट किया गया। तो सोसाइटी मेनी टाइम्स अपने ही मेंबर्स को वैल्यू सिस्टम से मिसडायरेक्ट कर सकती है। ऐसे ही ऑर्थोडॉक्सी, जितनी भी सोसाइटीज में जितने भी टाइप की ऑर्थोडॉक्सी आपको देखने को मिलती है, ऑर्थोडॉक्सी का एकमात्र कारण ये भी होता है कि उसमें सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि सोसाइटी सैंक्शन के थ्रू सही और गलत बताती है और लोगों को उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर करती है, चाहे फिर वो सही हो या गलत हो। उदाहरण समझ में नहीं आ रहा होगा कि सोसाइटी ऑर्थोडॉक्सी को कैसे प्रमोट करती है। चलो ऐसे समझते हैं।
ऑर्थोडॉक्सी को सोसाइटी प्रमोट करती है कैसे? आप जो भी बिलीव करते हो, एज ए हिंदू, एज ए मुस्लिम, एज ए क्रिश्चियन, कुछ भी बिलीव करते हो, वो बिलीफ आपके पास कहां से आया? इंडोगेमी करनी है ये कहां से बताया किसी ने? कौन, किस आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब अपने ही कास्ट में शादी करनी है, ये बात आपके दिमाग में आई कहां से? सोसाइटी ने भरी होगी। ऑर्थोडॉक्सी। किसी ने बोला कि राम जी भगवान है, अब ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि राम जी भगवान है? रामू जी भगवान नहीं है, एक राम है और एक रामू है। राम जी तो भगवान है लेकिन रामू भगवान नहीं है। तो ये बात आई कहां से? सोसाइटी ने तो आपके दिमाग में भरी। वेजिटेरियन होना गुड है और नॉन वेजिटेरियन होना बैड है, ये बात आपके दिमाग में किसने भरी? सोसाइटी ने भरी। तो ये सब जो विचार हैं ये क्या है? ऑर्थोडॉक्सी के प्रमाण है कि नहीं है? क्या इनके पीछे आपको कोई लॉजिक नजर आता है? इंडोगेमी में कोई लॉजिक नजर है क्या? वेजिटेरियनिज्म में, इसमें ये आस्था का मामला है। घूंघट आपके समाज में बहुत फेमस है, खासकर काऊ बेल्ट, बीमारू राज्यों में, गरीब हिंदी भाषी राज्यों में घूंघट। तो घूंघट सही माना जाता है। पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक समाज, बाप डोमिनेंट होगा, मेल डोमिनेंट होगा, ये कहां से आता है? ये सब ऑर्थोडॉक्सी ही तो है। और ये ऑर्थोडॉक्सी यहां कहां से रही है? समाज से। तो समाज बहुत बार क्या, ज्यादातर केस में ऑर्थोडॉक्सी को ही प्रमोट करता है। इसलिए समाज पर भरोसा नहीं कर सकते वैल्यू इनकलकेशन के मामले में हर तरफ से। इसलिए कुछ स्ट्रेंथ है, वो बात सही है, लेकिन उसके साथ क्या है, सोसाइटी से अटैच्ड कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो हम आंख बंद करके सोसाइटी के वैल्यू इनकलकेशन पर भरोसा नहीं कर सकते। पूरी इस स्लाइड का एसेंस ये है। वैल्यू समझ ली हमने, सोसाइटी का रोल समझ लिया, एजुकेशन का रोल समझ लिया, फैमिली का रोल समझ लिया। वैल्यू से ही रिलेटेड एक टर्म आता है नॉर्म्स। ये नॉर्म्स होते क्या है? नॉर्म्स क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड आवर बिहेवियर। हर समाज में कुछ न कुछ नॉर्म होते हैं कि आपको कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है। समाज आपसे उम्मीद करता है। अगर आप बच्चे हो तो आपसे उम्मीद करी जाएगी कि जब आप बड़ों को देखेंगे तो राम राम करोगे, जो बड़े होंगे उनके पैर छुओगे। ये उम्मीद ही तो है, एक्सपेक्टेशन ही तो है। तो ये क्या है? आपसे बिहेवियर की एक एक्सपेक्टेशन है ना। आप पिताजी हो तो कमाओगे, बच्चों के लालन पालन करोगे, पोषण करोगे। अगर आप माँ हो तो घर में अवध से रहोगे, घर में खाना पीना टाइम से बनाओगे, घर का काम काज अच्छा करोगे। ये क्या है? एक्सपेक्टेशन ही तो है। इनविजिबल है लेकिन है तो एक्सपेक्टेशन ही, कि एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में कैसे बिहेवियर करना चाहिए, वही एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन जो आपसे है कि आपके बिहेवियर को गाइड करती है, उसी को तो सोशल नॉर्म्स बोलते हैं। नॉर्म्स बोलते हैं ना, ये हमारी सोसाइटी का नॉर्म नहीं है ना। नॉर्म होते हैं, जैसे ईद पे ईदी बांटी जाती है, दिवाली पे मिठाई बांटी जाती है, एक नॉर्म है, एक्सचेंज होता है। शादियों में एक दूसरे को न्योता दिया जाता है, दावत खिलाई जाती है, ये भी एक नॉर्म का हिस्सा है। औरतें इंडिया में साड़ी पहनती हैं, ये भी एक नॉर्म का हिस्सा है। सिंदूर लगाना नॉर्म का हिस्सा है। उम्मीद करी जाती है कि शादीशुदा औरत मंगलसूत्र धारण करेगी और टीका, मतलब मांग भरेगी, कानों में रखेगी, नाक में रखेगी, चूड़ियां रखेगी। चूड़ियों का रंग भी नॉर्म बताता है कि कब किस उम्र में कौन सी चूड़ियां पहननी है, विधवा होने के बाद कौन से कपड़े पहनने। तो ये सब क्या है? सोशल नॉर्म्स है। लड़का है तो लड़के से उम्मीद करी जाएगी कि लड़के की तरह बिहेवियर कर, मजबूत हो, लड़ झगड़, और मतलब थोड़ा सा भारी आवाज में बात कर, अकड़ के बात कर। लड़की से होगी नरमी से बात कर, ठीक से 6-7 बजे कहाँ गई थी, कपड़े अच्छे से पहन, पूरे बदन को ढक, दुपट्टा कर ले। इस तरह की बातें लड़कियों से उम्मीद करी जाती है। लड़कियों से उम्मीद करी जाती है गृह शास्त्र पढ़े, वो खाना अच्छा बनाना सीखें, बर्तन अच्छा तरह साफ करना सीखें, घर चौका संभालना सीखें। ये सब क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम एन इंडिविजुअल। तो जो सोशल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल है उसी को बोलते हैं सोशल नॉर्म्स या नॉर्म्स। समझ में आई बात? अब ये जनरल ही है,
जनरली इनफॉर्मल है, मतलब कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि लड़के को इस तरह बिहेवियर करना है, बस उम्मीद सी लगाई रखते हुए हैं कि लड़के हो तो कमाओगे, पढ़ोगे, बाहर जा सकते हो, लड़की हो तो घर में रहोगे, केयर करोगे, खाना बनाना सीखोगे, बर्तन साफ करना सीखोगे। तो ये क्या है, जनरल इनफॉर्मल गाइडलाइंस है, कहीं इनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। कहीं अगर मान लो एक लड़की है और वो चाहती है कि मैं तो पूरे बदन ढका हुआ नहीं पहनूंगी, घुटने तक कपड़े पहनूंगी, ऊपर भी हल्के कपड़े पहनूंगी, तो अब इसके लिए कोई रूल कागजात डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि भाई नहीं तो जैसा करना ही पड़ेगा, जैसे संविधान में है, कानूनों में। तो ये क्या है, इनफॉर्मल गाइडलाइंस है, कोई फॉर्मल नहीं है, इनमें कोई डॉक्यूमेंटेशन इसका नहीं हुआ है। फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल है, आपसे जिस तरह की एक्सपेक्टेशन करी जा रही है, अगर आपने उस तरह का बिहेवियर नहीं करा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, डांट सुनेगी, शाबाशी मिलेगी, वॉटेवर। अगर आप सोसाइटी की नॉर्म्स के हिसाब से काम करोगे तो आपको शाबाशी मिलेगी, बड़ा अच्छा बच्चा है, सबसे सब गली में निकलते समय राम राम करता है। और अगर आप राम राम नहीं करते, अरे बड़ा खराब बच्चा है, राम राम तक नहीं करता, किसी से बात तक नहीं करता। तो ये क्या है, सोसाइटी के टूल्स हैं आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। आप समझना, आपको शाबाशी मिलती है या आपको डांट मिलती है या आपको कमेंट मिलते हैं, ये किस बात से डिसाइड हो रहे हैं, ये सोसाइटी के टूल्स हैं आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के। तो अब से ये चिंता नहीं करनी है कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, तुम्हें रेशनल होना है। तो ये सोचो कि रैशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो काम करना सही है। अरे मैं गली से निकल रहा हूं, 2 साल 4 साल बड़ा आदमी बैठा है, राम राम करने लायक है कि नहीं है ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना, उसका काम डिसाइड करेगा। उम्र में 10 साल बड़ा है लेकिन जुआ खेलता है, दारू पी के अपनी बीवी को मारता है, बैठता है, तो क्या उसे राम राम मिलनी चाहिए, उसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गलत आदमियों का प्रमोशन होगा। सोशल नॉर्म ये कहता है क्योंकि वो तुमसे 10 साल बड़ा है इसलिए तुम राम राम करो, तुम उसे रिस्पेक्ट दो। तुम्हारी रैशनैलिटी अब यहाँ ये काम करनी चाहिए कि भाई वो आदमी का जो कर्म है वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, इररिस्पेक्टिव उसकी एज क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, पावर क्या है, मैं उसे रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। आपकी रैशनैलिटी ऐसी होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को डिमोटिवेट करके सोसाइटी को हेल्दी सोसाइटी बनाया जा सके। तो अब से रिस्पेक्ट करना, बिहेवियर करना है तो इसलिए नहीं करना है कि सोसाइटी आपसे उम्मीद कर रही है, सोसाइटी आपको कमेंट कसेगी या सोसाइटी आपको शाबाशी देगी। अब से करना क्या है कि सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं उन पर एक बार सोचो कि क्या इसको फॉलो करना सही है, क्या मेरा इसको रिस्पेक्ट देना सही है, तो अब ऐसे काम करें। ठीक है। एक्सप्रेस थ्रू सोशल कस्टम्स एंड फोकवेज, मतलब नॉर्म्स का रिफ्लेक्शन होगा कैसे, तो कस्टम्स होते हैं, कस्टम सोशल नॉर्म्स में होते हैं। शादी में एक तरह का ड्रेसअप होता है, एक तरह का पूरा सेटअप होता है, मृत्यु भोज में एक तरह का सेटअप होता है, मृत्यु भोज में एक तरह का, लड़कियों के लिए अलग तरह के नॉर्म्स हैं, लड़कों के लिए अलग तरह के नॉर्म्स हैं। तो कस्टम्स होते हैं। शादी में, मेरे शादी कभी देखी होगी तो आपने देखा होगा 7 फेरे लग रहे हैं, कहीं कबूल हो रहा है, कहीं चुम्बन हो रहा है क्रिश्चियन सोसाइटी में। तो कोई मतलब यही है कि कस्टम्स नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करने का साधन होते हैं। तो हर सोसाइटी अपने अपने कस्टम, अपने अपने हिसाब बनाती है। अब ये नॉर्म्स जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे ऑर्डर सोसाइटी में। अगर सोसाइटी के सारे लोग, मतलब मेजोरिटी अगर नॉर्म्स को फॉलो करेगी तो सब सोसाइटी ऑर्डर में रहेगी, यानी सोसाइटी में ऑर्डर रहेगा, ट्रैंक्विलिटी रहेगी, पीस रहेगा। अदरवाइज सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। मान लो सोसाइटी ने नॉर्म बनाया कि एक आदमी एक औरत से शादी कर सकता है, हमारे यहाँ ये कानून है, तो ये तो फॉर्मल कानून हो गया। लेकिन उससे पहले भी जनरली टेंडेंसी यही थी, राजा महाराजाओं को छोड़कर कि एक आदमी से एक औरत की शादी होती थी। तो ये एक नॉर्म था, मोनोगेमी। तो मोनोगेमी नॉर्म क्यों बनाया गया? ताकि प्रॉपर्टी पर वाजिब हकदार का जन्म हो सके। अदरवाइज अगर एक औरत कई लोगों के साथ सेक्स रिलेशंस बनाती और ऐसे ही एक आदमी कई औरतों के साथ सेक्स रिलेशन बनाता, तो उस केस में सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होता, क्योंकि जायज औलाद किसकी संपत्ति किसको मिलेगी इसको और डिसाइड करना बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए सोशल नॉर्म्स बने। चाइल्ड मैरिज का नॉर्म्स क्यों बना? कि सोसाइटी में ऑर्डर लाया जा सके, सोसाइटी में मेच्योर जो डिसऑर्डर की पॉसिबिलिटी उसे खत्म करा जा सके। सती क्यों लाई गई? सती प्रथा जो लाई गई थी वो इसीलिए तो लाई गई थी कि सोसाइटी में अगर विधवा औरत हो गई, 20-22 साल की उम्र पर विधवा हो जाए, तो पूरी जिंदगी वो क्या करेगी? अगर वो जिंदा रही तो कुछ ना कुछ
सोसाइटी के नॉर्म्स को डिस्टर्ब करेगी, सोसाइटी के जो और नॉर्म्स हैं। इसलिए नया नॉर्म बना दिया गया कि सती को भी मर्द के साथ जला दो। तो सोशल ऑर्डर हासिल करने के जरिए के तौर पर नॉर्म्स का इजाद होता है और उनका पालन होता है। सोसाइटी में जितने भी नॉर्म्स हैं, कास्ट रिलेटेड नॉर्म्स हो, रिलीजियस रिलेटेड नॉर्म्स हो, डाइटरी नॉर्म्स हो, ड्रेसिंग नॉर्म्स हो, हर नॉर्म्स के पीछे का एकमात्र उद्देश्य होता है कि सोसाइटी में ट्रैंक्विलिटी, पीस और ऑर्डर लाया जा सके। अब वो कितने रेशनल है कितने इरेशनल है इस बात पे आप गौर करना, लेकिन हर एक नॉर्म के पीछे का उद्देश्य यही होता है कि ज्यादातर लोग जब एक जैसी बातें फॉलो करेंगे तो सोसाइटी में ऑर्डर आएगा। ठीक है। अब मान लो कोई आदमी फॉलो नहीं करना चाहता नॉर्म्स को, तो क्या होगा, उसको दिया जाएगा पनिशमेंट। इसका उदाहरण देने की जरूरत तो है नहीं, हरियाणा में उल्टा लटका दिया जाता है इंटरकास्ट मैरिज करने पे, वैसा ही है। तो लॉ जो बनते हैं वो लेटर फॉर्म है, मतलब नॉर्म्स ही मेनी टाइम्स लॉ बन जाते हैं। तो सोसाइटी में नॉर्म रहा होगा कि एक औरत एक आदमी से शादी करे, तो इसी बेसिस पे आगे हमने क्या बनाया, मोनोगेमी वाला लॉ बनाया कि एक आदमी एक औरत से शादी कर सकता है भारत में। तो नॉर्म्स का ही लेटर वर्जन होता है लॉ। तो लॉ कहां से अपनी ओरिजिन ढूंढ सकते हैं, नॉर्म्स में। सोशल नॉर्म्स जो होते हैं उन्हीं में सोसाइटी में वही बातें लॉ का रूप धारण करने लगती है। नॉर्म्स कभी आदमी खुद के लिए खुद नहीं बनाता है, नॉर्म्स हमेशा सोसाइटी इंपोज करती है। आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, उच्ची जाति से हो, नीची जाति से हो, इस गांव से हो, उस गांव से हो। आपको बताया गया कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप ईसाई हो, आप लड़के हो, आप लड़की हो। आपने अपने लिए कुछ डिसाइड ही नहीं किया। तो नॉर्म्स क्या होते हैं, एक्सटर्नली इम्पोज्ड होते हैं। तो आपका उसमें बहुत ज्यादा रोल इंडिविजुअली का होता नहीं है। सोसाइटी में जब बात करेंगे तो सोशल इंटरेक्शन जब पढ़ेंगे, वहां फिनोमेनोलॉजी पढ़ेंगे, तब तो एक अलग डेफिनेशन आएगी इस तरह के मामलों की, वहां दोबारा फिर समझेंगे। इसी के साथ आज हमारा जो वैल्यू वाला चैप्टर है खत्म होता है। उम्मीद करता हूं मैं वैल्यू वाले चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।